दोस्तों नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को देखें, चैनल को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कार्यक्रम को लाइक करें, पसंद करें, ताकि हम इस पर आगे अपना विचार विमर्श आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। दोस्तों, आज की जो परिस्थिति है उसमें देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से स्थितियां लगातार बदतर होती जा रही हैं। अभी ईरान और इजराइल का युद्ध तो लगभग जारी है और उस युद्ध के माध्यम से पूरे विश्व की परिस्थितियां जैसे लगता है कि बदल जाएगी और उसका प्रभाव पूरे विश्व की राजनीति पर पड़ रहा है। देखिए, एक ऐसा समय है कि इस जो युद्ध जारी है, जिस प्रकार के तेवर दिख रहे हैं और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार रखने का कोई हक नहीं है और भी कई तरह की बातें, नकारात्मक बातें कही जा रही है। लगता है कि ईरान को बिल्कुल किनारे कर देने की बात, बिल्कुल राजनीतिक पटल से उसको प्रभावहीन बना देने की बात, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको चेंज कर देने की बात हो रही है। हमें भूलना नहीं चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध के या प्रथम विश्व युद्ध के बाद के लेकर के अब तक के जो श्रृंखलाएं रही है, जो कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए उस अनुभव को। आज यदि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप या फ्रांस या ब्रिटेन इस बात को भूल जा रहे हैं कि उन्हें नहीं लग रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनी हुई दलबंदियों की तरह इस बार भी कोई ना कोई दलबंदी हो रही है, या पहला विश्व युद्ध जो हुआ था उस समय की जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी तो वैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है। देखिए, यदि कोई विश्व शक्ति या व्यक्तियों का समूह राष्ट्रीय शक्ति लेकर के अगर अपने दुस्साहस में और कुटिल नीतियों में, जिनके पास शक्ति की अस्थायी विरासत है, उसके बल पर अगर राजनीतिक परिदृश्य को अपने मन मुताबिक आकार देने की राजनीतिक जिद पर अड़ जाए तो निश्चित रूप से यह वैश्विक संघर्ष के लिए भयानक होता है। वैश्विक संघर्ष को एक भयानक परिणामों की तरफ ले जाता है और इस भयानक परिणाम का सामना करने के लिए पूरी दुनिया को तैयार रहना चाहिए। पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता है। यह एक नागरिक आपदा और मानव जीवन के ताने बाने के लिए खतरे का कारण बन सकता है, बल्कि खतरे का कारण बन ही जाता है। हमें इस जटिल अवधि का एक संतुलित और व्यापक विवरण समझना चाहिए, उसे प्रस्तुत करना चाहिए, उस पर बातचीत करनी होगी, लेकिन किसी सरलीकृत आख्यानों से बचना चाहिए। इस समय हमें जो कि हो रहा है, हमारे यहाँ के भी मुख्य धारा की टीवी डिबेट में और भी कई जगह पर बहुत सरलीकृत आख्यानों में लोग उलझ जा रहे हैं। इसके बजाय युद्ध के कारण होने वाले परस्पर जुड़े कारकों, युद्ध के कारणों की बारीक समझ को हमें हासिल करना होगा, जो कि ऐतिहासिक जटिलताओं से जो चीज जुड़ी हुई है उसको उसी संदर्भ में समझना पड़ेगा। कई हित समूहों के विपरीत आपस में जो टकराव है और उनका जो अपना अपना विलक्षण दृष्टिकोण है या उनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, जो अपने अपने विलक्षण दृष्टि या अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर ही केंद्रित रह जाते हैं और इस प्रकार जो वास्तव में जो वैश्विक स्थिति है, जो वैश्विक दृष्टिकोण है, जो मानवीय दृष्टिकोण है, उसकी उपेक्षा हो जाती है। लेकिन परस्पर विरोधी देशों के राजनयिक और रणनीतिक अनुभवों को अपनी अपनी परख करनी चाहिए और हमारे देश के भी जो राजनयिक हैं और जो रणनीतिक अनुभव का इस्तेमाल इस समय कर रहे हैं, उनको भी स्थितियों की परख करनी चाहिए, जो कि कहीं न कहीं लगता है कि भारत अपना एक ऐसा रास्ता अख्तियार कर रहा है जो उसकी नीतियों से, उसकी ऐतिहासिक स्थिति से या ऐतिहासिक भूमिका से और जिस चीज का मेल नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। देखिए, सभ्यता के इतिहास से प्राप्त एक बहुत ही सरल स्थिति समीकरण और सबक यह है कि इसको किसी कीमत पर भुलाया नहीं जा सकता है कि किसी भी प्रकार के कड़े अपमान के परिणाम स्थापित सत्ता और लोकतंत्र विरोधी ताकतों के हाथों में अतिवाद का एक
शक्तिशाली उपकरण थमा देता है। अगर अपमान की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि राष्ट्र के लोग आपस में उलझ जाएं, और चाहे वो ईरान हो या मैं तो कहूँगा इजराइल भी हो, अगर उसके अपमान को इस ढंग से अगर किया जाएगा, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही इजराइल का भी वहाँ पर वहाँ उनके देश बना, उस अगर ऐतिहासिक प्रक्रिया को भूल करके इजराइल के लोग अगर पूरे अरब पर छा जाना चाहते हैं, उसकी राजनीति को पूरे अपनी तरह से परिभाषित करना चाहते हैं और अमेरिका का पिट्ठू बनकर रहते हैं। पिट्ठू कहने का मतलब कि अमेरिका के बल पर अगर सब कुछ संचालित करना चाहते हैं और ट्रंप महोदय के व्यक्तिगत आश्वासन पर अगर कोई राष्ट्र काम करना चाहता है और वैश्विक शांति के लिए खतरा पैदा करना चाहता है, तो इस पर पूरे विश्व की नजर तो होनी ही चाहिए। अभी इस युद्ध में तो धीरे धीरे लोगों का पक्ष स्पष्ट हो रहा है, और जब कोई विश्व युद्ध का मतलब यह नहीं होता है कि सभी देश आपस में लड़ने ही लगते हैं और सभी देश सीधे सीधे इसमें शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब तो यह होता है कि सभी देशों के हित इससे प्रभावित होने लगते हैं। सभी देशों की आर्थिक गतिविधियों में और उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं में एक इस प्रकार का उलझाव पैदा होता है जो बिना झटके के और बिना करवाहट के जिसका हल निकलना मुश्किल होता है। और पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के साथ ही जिस ट्रांसनेशनलिज्म या अधिराष्ट्रवाद का विकास हुआ था, पूरी दुनिया में जो डायस्पोरा की स्थिति है वह तो भयानक है। अभी देखिए कि हमारे देश के लगभग 3.5 करोड़ लोग विभिन्न देशों में रहते हैं, और खास करके इन देशों में उनकी संख्या ज्यादा है जिन देशों में इस तरह के जमीले बार बार खड़े किए जाते हैं। कोई पढ़ाई के लिए है, कोई रोजी रोजगार के लिए है, विभिन्न प्रसंगों और प्रयोजनों से लोग वहां रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो डायस्पोरा को संबोधित करते हैं, उनके हितों की बात करते हैं। अभी ये सारा का सारा ऑप्टिक्स ही नहीं हो सकता है, लोगों की आकांक्षाएं भी उसमें शामिल होती हैं। लेकिन अचानक अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बड़े लोगों के फैसलों से अगर उनका जीवन संकट से गिरने लगता है, तो वह पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक संकेत है। अब तो अगर हम अंदरूनी स्थिति में देखें तो अंदरूनी स्थिति में भी हमारी वही है। अगर बिहार के लोग तमिलनाडु में जाकर, महाराष्ट्र में जाकर रोजी रोजगार अगर करते हैं तो उन्हें वह सम्मान भी नहीं मिलता है जिस सम्मान की अपेक्षा हम डायस्पोरा के लिए अपने देश के बाहर गए हुए, विदेशों में गए हुए लोगों के लिए उन देशों में करते हैं। यानी कि अगर कोई हमारे यहाँ से कनाडा में गया या अमेरिका गया तो वहाँ की सरकार और वहाँ के लोगों और वहाँ की व्यवस्था से हम हमारे देश के, अपने देश के लोगों के लिए जिस सम्मान की अपेक्षा और उम्मीद करते हैं, उस सम्मान और उसको बोलते हैं स्वीकार्यता की उम्मीद हमारे यहाँ अपने देश के भीतर ही कम हो जाती है। क्योंकि इनकी स्थिति, इनको प्रवासी कहा जाता है, माइग्रेंट्स कहा जाता है। अपने ही देश में इनको माइग्रेटेड कहा जाता है कि माइग्रेट होकर आए हैं। माइग्रेशन की परिभाषा इतनी आंतरिक रूप से कभी भी एक राजनीतिक इकाई में एक राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत माइग्रेशन की पता नहीं किस प्रकार समाजशास्त्री से लागू कर देते हैं। ये आबादी की गत्यात्मकता है, ये मोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ये माइग्रेशन नहीं है, ये मोबिलिटी है। लेकिन चलिए, मुख्य मुद्दा ये है आज जो हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कि अभी ये युद्ध और आगे बढ़ेगा। ये 2-4-10 दिन में हल होने वाला नहीं है। ले दनादन दे दनादन फटाफट हो गया आर या पार की जैसी स्थिति नहीं है। अब ये एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आक्रमण प्रत्याक्रमण की बात बार बार हो रही है। अब ये बोल रहे हैं कि ये सफल रहा, वो धन्यवाद दे रहे हैं। एक देश उनके पीछे खड़ा हुआ और तीसरे देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का वहाँ हस्तक्षेप हुआ है, और जाहिर है कि अमेरिका में भी इसकी अपनी प्रतिक्रिया होगी। क्या होगी, वहाँ के लोग किस तरह से इसे देखेंगे नहीं देखेंगे, यह तो अलग बात है। लेकिन भारत को अपनी भू राजनीतिक स्थिति देखनी चाहिए। भारत के समय में, इस समय में जो 2 महत्वपूर्ण नीतियां होती है, न सिर्फ वैदेशिक नीति बल्कि हमारी गृह नीति, दोनों ही महत्वपूर्ण है नागरिकों के लिए।
लेकिन हम देखते हैं कि जो वैश्विक परिस्थिति जो जिस तरह से उत्पन्न हो गई है, उसमें विश्व में जाकर के इसको बोलते हैं अति सिकोड़, हमारी जो नीतियां हैं वो अति सिकुड़न की शिकार है। यानी कि श्रिंक इन्फ्लेशन के जबरदस्त वहां पर प्रभाव है। कभी कभी कुर्ता कमीज हम लोग जो छोटा हो जाता है तो उसको पहन के जब बाहर निकलते हैं तो चाहते हैं कि वो अपने देह को, अपनी काया को थोड़ा समेट कर चलें थोड़ा, और जब बड़ा होता है तो उसको इन्फ्लेट करते हैं। तो जहां गृह नीति में सो इन्फ्लेटेड ये है, वहां पर श्रिंक इन्फ्लेशन की स्थिति है, और यहाँ पर इन्फ्लेशन की स्थिति है कि हमारी नीतियों में बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। हर चीज के बड़े का हमारे पास ये होता है, स्वागत होता है। इस समय में भारत सरकार को या हमारे व्यवस्था संचालकों को, सरकार तो काफी महत्वपूर्ण कामों में सरकार व्यस्त रहती है, लेकिन हमारे जो व्यवस्था संचालक हैं, जो हमारे जो डेमोक्रेसी के जो स्तंभ हैं, जो असली कर्ता धर्ता हैं, यानी कि जो नीतियों को लागू करते हैं, हमारी जो कार्यपालिका है, उससे जुड़े हुए लोगों को भी यह सोचना चाहिए यह देश आपका है, इस देश में रहने वाले लोग आपके हैं। कैसा लगता है कि जब विदेश से आए हुए लोग वहां की सरकार का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, अपनी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, अपने दूतावासों का भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। अच्छा लगता है, यही व्यवस्था ने उनका साथ दिया। एक व्यापक दृष्टिकोण ही उदारता को समादृत करती है, उदारता के लिए स्थान बनाती है। तो अभी कई तरह की घटनाएं होंगी, कई तरह के समाचार आएंगे, लेकिन हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि विश्व को मानवता के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। यूएनओ ने भी कोई ये जारी किया, उसकी रात में मीटिंग हुई थी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद वगैरह की, लेकिन यूएनओ की स्थिति तो आजकल ऐसी खराब हो गई है कि लीग ऑफ नेशन से भी वहां की स्थिति खराब हो गई। तो बहरहाल नागरिक समाज को चाहिए कि इस पर अपना एक हिम्मत तैयार करे और अपनी सरकार से जो हमारी नागरिक की अपेक्षा है उसको और सुपरिभाषित और सुस्पष्ट और साफ साफ प्रकट करना चाहिए। मीडिया इस समय में हमें पहले की तरह ही, घरेलू मामलों की तरह ही, वहां से कोई सार्थक डिबेट नहीं आ रहा है, और यह देखने की जरूरत है कि जाहिर है कि आबादी में भी दो पक्ष के लोग हैं, कुछ ईरान का समर्थन कर रहे हैं, कुछ इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन किसी का भी समर्थन करते हुए हम एक दूसरे के विरोधी न बन जाएं, यह चुनौती हमारे सामने है और इस पर नागरिक समाज को विचार करना चाहिए। आज के लिए तो बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।